नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट के बारे में दोस्तों, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये जजमेंट उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा दोस्तों, जो एक लोन के डिफॉल्टर हैं दोस्तों। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बैंक या फिर एनबीएफसी से लोन ले रखा था दोस्तों, और कहीं ना कहीं आगे चलकर इस व्यक्ति ने लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है इसके पीछे उसकी कोई ना कोई विषम परिस्थिति हो, कोई ना कोई एक मजबूरी हो, कोई ना कोई एक कारण हो दोस्तों। हो सकता है उस व्यक्ति के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, उस व्यक्ति का जॉब लॉस हो गया हो, या फिर उस व्यक्ति ने कोई बिजनेस, कोई व्यापार चालू किया होगा, उसमें उसको बहुत भारी भरकम नुकसान और लॉस हो रहा होगा दोस्तों, जिसकी वजह से उसको कहीं से भी कुछ भी पैसे नहीं आ रहे थे। इस रीजन की वजह से वो व्यक्ति लोन की ईएमआई को भरने में असमर्थ, अनेबल, असक्षम हो गया दोस्तों, और उसने लोन की ईएमआई को आगे भी लगातार डिफॉल्ट करता रहा दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ऐसे में होता क्या है, कई बार बैंक और एनबीएफसी या फिर जो भी मनी लैंडिंग जो कंपनियां होती हैं, उस लोन डिफॉल्टर, उस लोन के बोरोवर या फिर कर्जदारी के खिलाफ में क्रिमिनल ऑफेंस में मुकदमे दर्ज करने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि आपने यदि पैसे नहीं दिए, जो भी बकाया राशि है, यदि आपने उसका भुगतान नहीं किया, तो हम आपके खिलाफ में मुकदमा या फिर एफआईआर दर्ज करवा देंगे। आपके खिलाफ में बीएनएस की धारा 318, 316, चीटिंग या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे मामलों में हम आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवा देंगे दोस्तों। साथ ही साथ यदि हम पुराने कानून की बात करें तो आईपीसी की धारा 420 और 406 दोस्तों, आपने बैंक और एनबीएफसी के साथ में विश्वासघात किया, आपने फ्रॉड किया, आपने चीटिंग किया, इसीलिए हम आपके खिलाफ में मुकदमा एफआईआर दर्ज करवा देंगे दोस्तों। वे बैंक और एनबीएफसी अपनी लीगल टीम के माध्यम से उस लोन डिफॉल्टर, उस लोन के बोरोवर्स को लीगल नोटिस भी भेजते हैं। धारा 318, 316 में चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले में उनको ये कहते हैं कि भैया आपने हमारे साथ में फ्रॉड किया, विश्वासघात किया, आपने जानबूझकर पैसे नहीं दिए, आप विलफुल डिफॉल्टर है, हम आपको कोर्ट में खींचेंगे, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देंगे। इस प्रकार की बातें करती हैं मनी लैंडिंग कंपनियां दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लेते हैं और उनके साथ में एक कोई छोटा मोटा एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट बनवा लेते हैं दोस्तों, और ऐसे मामले में भी यदि हम पैसे समय पर उनको नहीं लौटा पाते हैं तो वह व्यक्ति भी हमारे खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने की बात करता है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के संबंध में आज मैं आपके साथ में एक सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट के बारे में चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, विस्तार में और डिटेल्ड में, जो कि ये लैंडमार्क जो जजमेंट है वो ये क्लियर कर देगी दोस्तों कि डियर फ्रेंड्स, लोन लेना और आगे चलकर लोन की ईएमआई को नहीं भरना, डिफॉल्ट कर देना, ये कोई क्रिमिनल अपराध नहीं है, कोई ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, पैसा लेना, पैसा नहीं देना, ये जो मामला है ना, ये मामला है सिविल का दोस्तों। ये एक सिविल का मामला है दोस्तों। यहां पर आपने बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर जो भी मनी लैंडिंग जो कंपनी थी, उसके साथ में आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था दोस्तों, एक संविदा किया था दोस्तों, और कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना, संविदा को तोड़ना दोस्तों, ये एक सिविल का मामला है दोस्तों। तो ऐसे में इस मामले में यदि पैसे की रिकवरी करनी है, मनी की रिकवरी करनी है, तो ऐसे मामलों में सिविल वाद दायर किया जाता है दोस्तों। तो कई बार क्या होता है कि बैंक और एनबीएफसी या फिर मनी लैंडिंग जो कंपनियां होती, या फिर ऐसा व्यक्ति जिससे आपने पैसे उधार में लिए थे, और ऐसे व्यक्ति को जब आप आगे चलकर भविष्य में समय पर पैसे नहीं लौटा पाते हैं दोस्तों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको हैरास करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर
बनाने के लिए दोस्तों, एक आपके ऊपर एक चिंता, मानसिक तनाव, ये सारी चीजों का एक प्रेशर डालने के लिए दोस्तों आपके खिलाफ में क्रिमिनल ऑफेंस में कई धाराओं में मुकदमे दर्ज करने की बात कही जाती है दोस्तों। क्योंकि जब कहीं पे भी एफआईआर, पुलिस सेक्शन, धारा की जब बात आ जाती है तो अपने आप व्यक्ति डर जाता है दोस्तों, सहम जाता है कि मेरे खिलाफ में यदि मुकदमा दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई, तो ऐसे में लगता है कि अब मुझे जेल जाना पड़ेगा, अब मुझे लगता है पुलिस अरेस्ट कर लेगी दोस्तों। तो होता क्या है, जानबूझकर इंटेंशनली व्यक्ति को डराने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लगाने की बात कही जाती है और कई मामलों में तो झूठे मुकदमे भी दर्ज करा दिए जाते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि उस लोन डिफॉल्टर, उस लोन के बोरोवर के खिलाफ में सिविल न्यायालय में मनी रिकवरी सूट फाइल की गई है और वहां पे मामला पेंडिंग है, उसके बाद भी उस व्यक्ति को हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ में थाने में, पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है दोस्तों। क्योंकि सभी को पता है कि यदि मामला सिविल न्यायालय में गया है, मनी रिकवरी सूट फाइल हुई है, तो वहां पे समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि दीवानी का मामला है और दीवानी के मामले में मनी को रिकवर करने की जो प्रक्रिया होती है वो काफी लंबी चलती है दोस्तों, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ऐसे में होता क्या है, जब सिविल वाद होता है तो उसमें क्या होता है, ये पुलिस, वारंट, मुकदमा, एफआईआर, ये सब बातें वहां पे नहीं होती हैं। वहां पे सिंपल सरल तरीके से वहां पे मैटर्स चलते हैं। वहां पे जो भी हमारा जो लोन डिफॉल्टर होता है वो तारीख पे जाता है और अपने पक्ष को रखता है और काफी लंबा मुकदमा चलता है दोस्तों, सिविल न्यायालय का जो मामला होता है। लेकिन जो मनी लैंडिंग जो कंपनी है या फिर जो व्यक्ति जिसने उधार दिया है, वो ये सोचता है कि यदि ये मामला सिविल न्यायालय में चलता रहेगा तो कब तक चलेगा, मेरी पैसे की रिकवरी कब तक होगी, तो ऐसे में तो वो भैया उसी में परेशान रहेगा। तो वो ये सोचता है कि इस व्यक्ति को डराने धमकाने के लिए, इसको परेशान करने के लिए इसके ऊपर एक अलग से इसके ऊपर मुकदमा, एफआईआर दर्ज करवा देते हैं और उसमें क्या होगा, पुलिस पिक्चर में आ जाएगी और पुलिस इस व्यक्ति के घर पे जाएगी, इसको कॉल करेगी, इसको हरास करेगी, परेशान करेगी, मामला कोर्ट में जाएगा, सम्मन्स आएगा, वारंट आएगा, तो ये बंदा परेशान हो जाएगा और एक लोन को खत्म करने के लिए ये आदमी दूसरा लोन लेगा, फिर उसको खत्म करने के लिए तीसरा लोन लेगा और हमारा तो पैसा मिल गया, अब ये लोन बोरोवर, ये कर्जधारी खड्डे में जाए, भाड़ में जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो आज का समय ये चल रहा है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले ने ये क्लियर कर दिया कि इस प्रकार का कोई भी काम नहीं चलना चाहिए। यदि मामला सिविल न्यायालय में पेंडिंग है, वहां पे चालू है, तो ऐसे में उसके समानांतर, उसके पैरेलल कोई भी क्रिमिनल मामला, आपराधिक मामला नहीं चलना चाहिए। और पहली बात तो जब व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए तो ये तो अपराध हुआ ही नहीं, ये तो सिविल का मामला है, ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल, ये तो अग्रीमेंट वाला मामला है। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, अग्रीमेंट ब्रीच हुआ है, तो इसके लिए तो आपको सिविल न्यायालय जाना चाहिए। तो यहां पे 420, 406 बीएनएस की धारा 316, 318 में एफआईआर दर्ज करवाना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मामला क्या था, आप आइए जरा समझते हैं मामला क्या था दोस्तों। और इस मामले में हमारे जो अपीलेंट कौन थे, रेस्पोंडेंट कौन थे, इस मैटर में मनी लैंडिंग कंपनी कौन थी दोस्तों, जरा मामले को जरा समझते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, मामला जो था वो था सतीश चंद्र रतनलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का मामला था दोस्तों। सन 2019 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया, एक फैसला दिया दोस्तों। मामला क्या था जरा समझते हैं शॉर्ट में, संक्षिप्त में और एकदम छोटे से एक स्टोरी टाइप में इस मामले को जरा समझते हैं दोस्तों। मामला यह था कि एक मनी लैंडिंग कंपनी ने सतीश चंद्र रतनलाल शाह को लोन दिया था दोस्तों, ठीक है, और उस लोन का भुगतान उनको 1 साल के अंदर करना था। तो हुआ क्या, किसी न किसी एक विषम परिस्थिति या फिर किसी मजबूरी, किसी कारणवश जो सतीश चंद्र जी थे उन्होंने लोन का जो भी अमाउंट था उसका भुगतान समय पर नहीं किया दोस्तों। तो ऐसे में हुआ क्या, ऐसे में हुआ ये
कि जो लैंडिंग जो कंपनी थी उसने क्या किया, सतीश चंद्र के खिलाफ में, कर्जधारी बोरोवर के खिलाफ में क्या किया भैया कि पैसे रिकवर करने हैं तो एक मनी रिकवरी सूट सिविल न्यायालय में दाखिल कर दी। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने एक दिमाग और लगा लिया कि भैया वो सिविल न्यायालय में मामला चल रहा है, वहां से पैसे निकलने के लिए तो भैया बहुत समय जाएगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि चलो इसके खिलाफ में एक एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। तो यहां पे लैंडिंग कंपनी ने क्या किया, उस व्यक्ति, उस सतीश चंद्र रतनलाल शाह के खिलाफ में अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में क्या किया, एक मुकदमा, एक एफआईआर दर्ज करवा दिया धारा 420 और 406 में कि भैया यहां पे सतीश चंद्र जी ने लैंडिंग कंपनी के साथ में क्या किया है, चीटिंग किया है, विश्वासघात किया है, जो भी पैसे हमसे लिए थे उस पैसे का सतीश चंद्र जी ने क्या किया है, दुरुपयोग किया है दोस्तों। इस प्रकार से वहां पे हवाला देकर उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च और दर्ज करवा दी दोस्तों। अब एक मामला वहां पे मनी रिकवरी सूट एक फाइल हुई है सिविल न्यायालय में, फिर भी यहां पे क्या हुआ, समानांतर पैरेलल यहां पे मनी लैंडिंग कंपनी ने क्या किया, एक मुकदमा, एक एफआईआर दर्ज करवा दी सतीश चंद्र रतनलाल शाह के खिलाफ में। ठीक है, अब हुआ क्या, अब इसमें क्या हुआ, आगे चलकर जब ये मामला कोर्ट में चला गया, ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने क्या किया, सतीश चंद्र रतनलाल शाह के खिलाफ में क्या किया, चार्ज फ्रेम किए, आरोप तय किए। ठीक है, अब आरोप तय हो गया और ऐसे में हुआ क्या कि भैया सतीश चंद्र रतनलाल शाह की बातों को सुना भी नहीं गया। ठीक है, उनको पूछा भी नहीं गया कि भैया हम आपके खिलाफ में आरोप तय करने जा रहे हैं, चार्ज फ्रेम करने जा रहे हैं, आपका इस पे क्या कहना है। उनसे कुछ भी नहीं पूछा गया कि आपको ये गुनाह कबूल है कि नहीं कबूल है, और चार्ज फ्रेम कर दिया गया। तो ऐसे में क्या हुआ, फिर सतीश चंद्र रतनलाल शाह ने क्या किया, ये जो चार्ज फ्रेम हुआ था, जो आरोप तय हुए थे, इसके खिलाफ में ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्या किया दोस्तों, वहां पे इसके खिलाफ में क्या किया, एक अपील, इसको चैलेंज किया दोस्तों, चार्ज फ्रेम के ऑर्डर को चैलेंज किया दोस्तों। तो वहां पे इन्होंने क्या किया, वहां पे हाई कोर्ट में वो चले गए। अब हाई कोर्ट में क्या हुआ, इस मामले की सुनवाई हुई, इसको देखा गया, और यहां पर भी क्या हुआ, जो हाई कोर्ट है उसने क्या किया, सतीश चंद्र रतनलाल शाह के इस अपील को क्या कर दिया दोस्तों, खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला भैया जो भी है सब ठीक है, सब ओके है, इसमें कोई भी सेक्शन धारा गलत नहीं है, जो आरोप तय है वो सही है। और उन्होंने क्या किया, ट्रायल कोर्ट को, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को आदेश दिया कि भैया मामले को चलाइए। ठीक है, तो उन्होंने यहां पे उस जो चार्ज जो फ्रेम हुआ था उसको ना तो सेट असाइड किया, ना तो उस पर कोई स्टे की कोई ऑर्डर किया, उसमें कोई भी रिलीफ सतीश चंद्र जी को नहीं दिया गया दोस्तों। अब हुआ क्या, अब ऐसे में ये मामला सतीश चंद्र रतनलाल शाह जी इस मामले को लेके चले गए कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, और वहां पे उन्होंने एक एसएलपी फाइल की, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एसएलपी जो है, ये एसएलपी का मतलब क्या होता है, जरा ये समझते हैं पहले। डियर फ्रेंड्स, एसएलपी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल किया जाता है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। जब कोई मामला हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो जाता है, या फिर कोई ऑर्डर या फिर कोई डिक्री पास होती है दोस्तों, तो उसको चैलेंज करने के लिए, उसके खिलाफ में अपील करने के लिए दोस्तों हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, और वहां पे पहले हमें स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करनी पड़ती है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। जब आपकी एसएलपी एक्सेप्ट कर ली जाती है, दैट मीन्स कि आपके मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले लिया गया दोस्तों। तो यहां पे सतीश चंद्र जी ने क्या किया, एसएलपी का उपयोग करते हुए दोस्तों क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को वो लेकर आ गए। अब इस मामले में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखा, सुना और समझा, और क्लियर कर दिया कि भैया ये जो मामला है ये तो मामला सिविल का है। और पहली बात तो जब 420 चीटिंग का जब मामला बनता रहेगा तो वो चीजें प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टि पहले ही क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, वहां पे तनिक भी डाउट या फिर कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मामले में ट्रायल कोर्ट को, हाई कोर्ट को अपना जुडिशियल माइंड यूज करना चाहिए कि भैया प्रथम दृष्टि, प्राइमा फेसाई, क्या यहाँ पे ये चीटिंग का मामला बन रहा था क्या। देखो क्या होता है, एकदम क्लियर कट मामला बनना चाहिए, दिखना चाहिए, उसका सबूत आना चाहिए,
तो जाकर इस मामले को दर्ज किया जाना चाहिए, नहीं तो 99% ना ना ना। यहां पे अगर कोई भी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, बंदा पैसा नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में यहां पे कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है। ये प्योरली सिविल का मामला है और ऑलरेडी इस मामले में सिविल न्यायालय में ऑलरेडी एक मुकदमा पेंडिंग है। तो ये चीज को कैसे ले लिया गया? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब को, दोनों को यह कहा कि भैया इसमें थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति के खिलाफ में आरोप तय करने से पहले आपको उस पर काफी डीप में जाकर सोच विचार करना चाहिए। किसी व्यक्ति के खिलाफ में सीधे सीधे आरोप तय कर देना, चार्ज फ्रेम कर देना, उस व्यक्ति की लिबर्टी, उसकी स्वतंत्रता, उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा फिर तो यहां पे थोड़ा सा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि यहां पे 420 406 बनता है कि नहीं बनता है। उसके एविडेंस सबूत को भी देखना चाहिए, उसकी जांच करना चाहिए, उसके बाद ही आगे फैसले लेने चाहिए दोस्तों। तो सतीश चंद्र रतनलाल शाह के जो काउंसिल थे, जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में काफी अच्छा आर्गुमेंट किया और उन्होंने ये बात रखा कि ऑलरेडी मामला सिविल न्यायालय में पेंडिंग है। और दूसरी चीज कि यहां पर मेरे क्लाइंट का इंटेंशन एकदम क्लियर था कि पैसे देने हैं। तो जब तक यहां पे जो मेंस रिया है, जो सोच है, जो इंटेंशन है, जब तक वो पैसे देने का नहीं, ऐसा कुछ इंटेंशन जब तक क्लियर नहीं होता है, तब तक यहां पे क्रिमिनल ऑफेंस बिल्कुल भी नहीं बनते हैं दोस्तों। और ये चीज फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द इनिशियल होना चाहिए। तो जब आदमी का विचार, सोच, थॉट ऐसा था ही नहीं स्टार्टिंग से कि मुझे पैसे नहीं देने हैं, तो यहां पे क्रिमिनल ऑफेंस कैसे बना? तो दोस्तों ये एक कॉन्ट्रैक्ट का मामला था, एक अग्रीमेंट का मामला था, एक लेन देन के व्यवहार का मामला था। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये कहा और डायरेक्टली सीधे एफआईआर, चार्ज फ्रेम, सारी चीजों को क्वैश कर दिया दोस्तों, उसको खत्म कर दिया, सेट असाइड कर दिया दोस्तों। और यहां पे सतीश चंद्र रतनलाल शाह की जीत हो गई दोस्तों और उनके खिलाफ में, उनके ऊपर जो क्रिमिनल ऑफेंस लगाए गए थे, सब के सब खारिज और खत्म कर दिए गए दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, इस लैंडमार्क जजमेंट का आप उपयोग कर सकते हैं यदि आपके खिलाफ में कोई भी आपराधिक मामला चलाया जा रहा है, क्रिमिनल ऑफेंस का मामला चलाया जा रहा है, आपके खिलाफ में बीएनएस की धारा 316, 318 में ये मामला चलाया जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे में आप इस लैंडमार्क जजमेंट का आप उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे इस वीडियो लेक्चर्स पे, मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियोस को शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दे दोस्तों। और मन में यदि कोई भी प्रश्न है, डाउट है, शंका है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शंस में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और मेरी एक लीगल हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, आप उसके ऊपर बिंदास बेझिझक आप कॉल करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। और आप उसी लीगल हेल्पलाइन नंबर का एक व्हाट्सएप भी है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको इसकी जजमेंट कॉपी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।